सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपने यूजीसी नेट भी रिजर्व कैटेगरी से ही क्वालिफाई किया है तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरा इस वीडियो का जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर यूजीसी नेट सर्टिफिकेट को लेकर के हुआ कोर्ट केस। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये पूरा मामला अभी वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है और इस वीडियो के अंदर मैं तथ्यों के आधार पर कुछ संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं और हो सकता है कि ये संभावनाएं आपके विचारों से भिन्न हो, लेकिन ये संभावनाएं किसी भी प्रकार से कोर्ट की जो प्रक्रिया उसको प्रभावित नहीं करते और जो कोर्ट का फैसला आना है वही अंतिम होगा और कोर्ट का फैसला ही मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी सर्वमान्य होगा। तो एक बार चलिए मैं पूरा मामला आपको बता देता हूं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को जारी किया था और इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण होता है स्क्रीनिंग पेपर। तो जब एचपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए स्क्रीनिंग पेपर का रिजल्ट जारी किया तो उसमें कुछ कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया कि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं और जिन्होंने स्क्रीनिंग पेपर के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है उसको क्वालिफाई कर लिया है तो एचपीएससी उन कैंडिडेट को अनरिजर्व के अंदर प्रमिला वर्सेज एचपीएससी कोर्ट केस के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देगी। प्रमिला वर्सेज एचपीएससी जो कोर्ट केस है उसमें कहा गया था कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को पहले चरण यानी फर्स्ट स्टेज से दिया जाएगा, जिसे पहले एचपीएससी फाइनल स्टेज पर देती थी। तो एचपीएससी ने उस जजमेंट का हवाला देकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया और एक और नोटिफिकेशन में ये लिखा कि एचपीएससी ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं लेकिन उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, उनका एचपीएससी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए क्योंकि यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं और अनरिजर्व की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर लेते तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तभी माना जाएगा जब आपने कोई भी छूट हासिल नहीं की हो। एचपीएससी का भी ऐसा ही कहना था और एचपीएससी का ऐसा करना और कहना 100% सही था। तो एचपीएससी उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है और इसके बाद कुछ कैंडिडेट जो अनरिजर्व की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे और वो रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते थे उनको रिजर्व कैटेगरी में ही एचपीएससी ने रखा और हवाला ये दिया कि इन कैंडिडेट का जो यूजीसी नेट है वो इनकी कैटेगरी से क्वालिफाई है, वो जनरल से क्वालिफाई नहीं है। और यदि आपको अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होना है तो आपको सामान्य श्रेणी की सारी योग्यताएं हैं जो वो भी आपकी उनके समान होनी चाहिए, यानी जो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो प्रावधान है वही उन्हीं योग्यताओं को वो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट क्वालिफाई यानी कि पूरा करता हो। और इनका जो नेट था वो इनकी कैटेगरी से था तो एचपीएससी का ये मानना था कि इन्होंने जो छूट है रिजर्वेशन की वो तो यूजीसी नेट में ले ली, यानी इन्होंने अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है न कि जनरल से। तो यहाँ योग्यता में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और इन्होंने जो छूट हासिल कर ली अब इनको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा, चाहे इनके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो स्क्रीनिंग के अंदर। तो इस पूरे मामले को लेकर के दो तरह के अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और इस मामले को चैलेंज कर देते हैं। और इसमें जो दो तरह के अभ्यर्थी थे, पहले वो थे जिनका यूजीसी नेट कैटेगरी में क्वालिफाई था लेकिन वो अनरिजर्व की जो कट ऑफ उसको क्वालिफाई करते थे। तो इनका कहना ये था कि इन्होंने जो यूजीसी नेट है वो अपनी कैटेगरी में किया है लेकिन ये मापदंड नहीं होना चाहिए, इनको अनरिजर्व के अंदर शिफ्ट किया जाना चाहिए। और जो दूसरी तरह के अभ्यर्थी थे वो थे जो स्क्रीनिंग पेपर का जो रिजल्ट आया उसको तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जिनका ये कहना था कि यदि इन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आप अनरिजर्व में शिफ्ट कर देते हैं और इनकी जो जगह खाली हो जाती है उनकी जगह हम आ जाएंगे क्योंकि हम सीमा रेखा पर खड़े हैं और बिल्कुल इनके जाते ही हमारा नंबर आ जाएगा और हम मेन के अंदर बैठने के योग्य हो जाएंगे। तो ये दो तरह के अभ्यर्थी इस मामले को चैलेंज कर देते हैं। और यहाँ पर जब मैंने एचपीएससी का पक्ष देखा तो मुझे थोड़ा मजबूत इसलिए लगा क्योंकि एचपीएससी एक लेटर का हवाला देती है इस कोर्ट केस में और ये लेटर आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं। और इस लेटर के अंदर एचपीएससी कहती है कि 8/2/2019 को यूजीसी से प्राप्त निर्देशों की प्रति इस संबंध में भेजी गई है
और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 22/5/1989 के पत्र का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों पर लागू समान मानक पर चयनित होते हैं, यानी कि यदि उनकी योग्यताएं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के इक्वल होती हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में नहीं समायोजित किया जाएगा, यानी फिर उन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखने की बजाय अनरिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाएगा यदि उनकी सारी योग्यताएं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के इक्वल होती हैं, यानी उन्होंने किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली। आगे स्पष्ट भी करता है कि अन्य उदाहरणों में आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा, अनुमत अवसरों की संख्या, यानी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं, जो इनमें जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जो छूट प्राप्त नहीं होती, यानी जो सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको इनमें कोई छूट नहीं मिलती। तो यदि ऐसी कोई भी छूट एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को लाभ मिलता है तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों में गिना जाएगा। यदि कोई भी ऐसी छूट रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ले लेता है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में रखेंगे, चाहे उसके मार्क्स कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। ऐसा एचपीएससी ने एक जो ये लेटर है उसका हवाला देके कहा, और इस लेटर की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने से ये समझ आता है कि बिल्कुल एचपीएससी यहाँ बिल्कुल सही है और एचपीएससी ने बिल्कुल यहाँ सही कहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये यूजीसी नेट है इसको छूट माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि जो यूजीसी नेट कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो क्या वो एक छूट मानी जाएगी, क्या उसको जनरल से ही जब क्वालिफाई करेंगे तो क्या वो सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी उसकी योग्यता के इक्वल समझी जाएगी। तो यहाँ पर जब इस केस पर डीप स्टडी मैंने की तो मैंने 2 केस ऐसे दिखाई दिए जो इस केस से पूरी तरह से संबंधित है, और वो केस है राजस्थान कोर्ट के। राजस्थान एक केस है राजस्थान कोर्ट का रीट को लेकर के, कि जो रीट की परीक्षा होती है उसमें राजस्थान का जो आयोग है वो कुछ छूट देता है। जैसे हमारे हरियाणा में एस्टेट को लेकर के दी जाती है कि 90 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी और उससे कम मार्क्स आते हैं, कुछ मार्क्स हरियाणा बोर्ड जो है वो निर्धारित करता है कि ये एससी एसटी यहाँ क्वालिफाई करेंगे और 90 मार्क्स से ऊपर जो है या 90 मार्क्स जो जनरल और ओबीसी क्वालिफाई यानी बीसी कैटेगरी क्वालिफाई मानी जाएगी। तो ऐसे ही एक रीट का केस हुआ तो उसमें कोर्ट ने माना कि ये जो छूट दी जाती है ये वैध है। और इसी के संबंध में एक दूसरा केस था जो राजस्थान कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। जजमेंट है राजस्थान की डिवीजन बेंच का, ये जजमेंट है वो आपको सुनाना चाहूंगा कि रीट एक पात्रता परीक्षा है, उत्तीर्णांक में छूट से भागीदारी संभव होती, वरीयता नहीं। यानी कि रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है, जैसे कि नेट एक पात्रता परीक्षा है। उत्तीर्णांक में यानी रीट में यदि कोई छूट आपने ली है तो वो भागीदारी संभव करने के लिए थी, वो कोई वरीयता दिलाने के लिए नहीं थी। एक बार भर्ती पूल में शामिल होने के बाद सभी योग्यताओं के आधार पर समान रूप से प्रतिस्पर्धा करते, इसलिए उम्मीदवार के अंक सामान्य कट ऑफ से अधिक है तो उसे स्थानांतरण की अनुमति दी जाए। यानी ये केस जो हुआ था इसमें पेटिशनर ने ये कहा था कि कुछ कैंडिडेट ने रीट के अंदर छूट हासिल कर ली है, अब उन्हें आगे छूट नहीं मिलनी चाहिए और उनके मार्क्स ज्यादा है तो भी उन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखना चाहिए। तो राजस्थान की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने कहा था कि नहीं, रीट के अंदर जो छूट ली है वो छूट नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ मुख्य परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने की जो परीक्षा होती है उसमें बैठने के लिए एक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। थोड़ा और ये जजमेंट स्पष्ट कर देता है कि भर्ती से पहले प्राप्त पात्रता योग्यता को भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त रियायत के रूप में नहीं माना जा सकता। यानी भर्ती प्रक्रिया, यहां से आप समझिएगा एचपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसका काम है भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना, और भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है स्क्रीनिंग के अंदर। यदि कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम ये कहता है कि मेरा तो पीएच का सर्टिफिकेट है और मुझे 5 साल की एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो एचपीएससी उसे उस सर्टिफिकेट के हिसाब से छूट देती है। यदि कोई कैंडिडेट कहता है मैं तो एससी हूं, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद एचपीएससी उसको रिलैक्सेशन देती है। यानी रिलैक्सेशन एचपीएससी ने वहां दिया है, उससे पहले जो रिलैक्सेशन दिया वो एक अलग प्रक्रिया थी, यानी कि वो भर्ती प्रक्रिया से पहले की प्रक्रिया है और उसको छूट नहीं माना जाएगा। यदि उसको छूट माना जाता तो आप इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो यूजीसी भी फॉर्म भरवाते टाइम ये कहता कि आपने तो जो मास्टर की है उसमें तो आपको जो सीट अलॉट की गई थी वो तो ओबीसी एससी एसटी की थी, आपने तो छूट वहां से ले लिया। आपने तो जर्नल की जो पोस्ट होती है, जैसे जर्नल की मास्टर के अंदर 85 कट ऑफ चली जाती है, आपके मार्क्स इतने नहीं है, आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो आपने उससे कम यानी 84% आपके थे, 85% पर जर्नल की सीट फिल हो गई तो आपने 84 पर ओबीसी में ले लिया। तो नेट आपको नहीं कहता नहीं नहीं आपने तो मास्टर के अंदर रिलैक्सेशन ऑलरेडी ले लिया है, अब तो आपको जर्नल में नेट करना पड़ेगा। यूजीसी उस छूट को कंसीडर नहीं करता और उसको
कहता है कि नहीं ये छूट नहीं है, और आपका नेट लेता है, और आपका जब नेट सर्टिफिकेट आता है तो उस पर ये लिखा होता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नहीं लिखा होता कि यूजीसी नेट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बीसीए कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरी, फॉर असिस्टेंट रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी, ऐसा नहीं लिखा होता। उस पर सिर्फ लिखा होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी कैटेगरी की पोस्ट क्यों ना हो। तो ये ऐसा ही उदाहरण है। और एचपीएससी खुद भी तो ये नहीं कहता कि आपने तो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री बीसी की सीट पे करके आए हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट वहां ले लिया, फिर तो उसको भी काउंट करना चाहिए। तो यहां पर फिर जो कोर्ट है वो डिसीजन यही देता है कि ये छूट नहीं मानी जाएगी, और ये भर्ती प्रक्रिया से पहले छूट की गई है। और इस बात को भी लिखता है कि छूट प्रावधानों की गलत व्याख्या से समान प्रतिस्पर्धा में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में विशेष रूप से शिक्षा और सिविल सेवाओं के लिए स्पष्टता प्रदान करता है। और एक और इसमें एक अंश इस जजमेंट का मैं दिखाना चाहूंगा। अपने दृष्टिकोण के समर्थन में न्यायालय ने विकास सांखला बनाम विकास कुमार अग्रवाल 2017 एससीसी 350 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गहराई से भरोसा किया। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है जिसमें कहा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में छूट के मानदंडों के तहत उत्तीर्ण होना भर्ती प्रक्रिया में छूट पाने के समान नहीं है। तो यहां से तो ये बात स्पष्ट ही हो गई है। और एक ऐसा ही मामला है रवीश वर्सेस एचपीएससी कोर्ट केस, जिसमें नेट का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से था, और उसको कोर्ट ने कहा था कि इसको जनरल के जितने इसके मार्क्स हैं तो जनरल के लिए इसको शिफ्ट करना चाहिए। तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि एचपीएससी इस पूरे केस को किसी दूसरे नजरिए से देख रही है। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि एचपीएससी गलत है यहां पर, न ही कैंडिडेट को गलत कहा जा सकता। इन दोनों के जो सोचने का ढंग है वो अलग अलग तरीके से है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान डिवीजन बेंच का मैंने आपको फैसला बताया है, और अदर स्टेट के डिवीजन बेंच का फैसला ऐसा नहीं कि हरियाणा के अंदर नहीं बदले जा सकते, उनको हरियाणा के अंदर बदला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डिवीजन बेंच का फैसला एज इट इज यहां कंसीडर कर लिया जाएगा, इसमें फेरबदल हो सकता है। एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने जब ये स्क्रीनशॉट डाला तो बहुत मैसेज आ गए कि ये तो मेन दोबारा हो जाएगा, ये तो भर्ती बाधित हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट कोर्ट जा गया है उसको कोर्ट ने इसके अंदर कहा है कि हाँ इसको शामिल कर लो जैसा फैसला आएगा। और राजस्थान का ही ये केस हवाला देके आई थिंक कहा है, तो जो भी फैसला आएगा उस आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन उनको सब्जेक्टिव के अंदर बैठने की अनुमति दी है, तो इससे ये नहीं होता कि मेन परीक्षा आपकी कैंसिल हो जाएगी। मेन परीक्षा आपकी ऐसे ही रहेगी जैसे हो रही है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, फैसला कोर्ट का आना है। ये अंतिम जजमेंट नहीं था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लेकिन एक हिंट आपको जरूर दे दिया कि जो कैटेगरी से नेट क्वालिफाई है, मुझे लगता है कि वो जर्नल कैंडिडेट के मार्क्स लेके आते हैं तो उनको जर्नल कैंडिडेट में शामिल किया जाएगा, उनको प्रोसेस से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा इन कोर्ट केस के हिसाब से लगता है। कल को कोर्ट कुछ और फैसला दे दे तो वो अलग बात है। काफी बड़ी ये वीडियो बन गई है और काफी सारा सोचना बोलना पड़ा है, तो अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा। फिलहाल इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।